हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए। जो बच्चे चैनल पे न्यू है, मैं आपको बता दूं बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का आपको बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। नीचे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और आपको हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करके पूछते हैं कि सर चैप्टर नहीं मिल रहा है, चैप्टर कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना, चैप्टर का लिंक शेयर कर दीजिए। तो जाइए बच्चों प्लेलिस्ट में, चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। पार्ट 1 से हर एक चैप्टर को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने यहां पर कराई है, हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर आप जब हायर क्लासेस में जाओगे ना, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री जब पढ़ोगे खासकर, ठीक है ना, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो यहां पर आपको डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। तो इसके कॉन्सेप्ट हम यहीं पर क्लास 8 में बहुत अच्छी तरीके से बच्चों कवर करने वाले हैं। एनसीईआरटी बुक अपनी निकाल लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शंस या डायरेक्ट वेरिएशंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट या इनवर्स प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं ना, उसके बारे में हम आगे की क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप फोकस करोगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होते हैं इसको ना एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपके एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम्स दी हुई हैं उनको मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। यहाँ बीच बीच में देखिए बच्चों, कुछ थ्योरीज, कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन लिखकर ये लोग कुछ प्रॉब्लम हमको दे देते हैं। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, आ जाइए। यहां पर देखिए बच्चों, यहां एक टेक्निकल डेफिनेशन लिखी हुई है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, तो इससे आप डरो मत, मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैथ्स में या फिजिक्स में एक शब्द का यूज किया जाएगा जिसको क्वांटिटी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्वांटिटी बोला जाएगा। ठीक है ना, तो अब इससे आपको घबराना नहीं है, बार बार एक शब्द आएगा उसको बोलेंगे क्या? क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी क्या होता है बच्चों? देखिए क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका यहाँ पे इस टेबल में अगर आप आ जाओगे, यहाँ पर इसको आप छोड़ो, यहाँ पर हाँ ये देखो बच्चों, अब जैसे कि ये एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, पेट्रोल्स इन लीटर, पेट्रोल इन लीटर। तो ये जो पेट्रोल इन लीटर, आप भाई मार्केट में गए, ठीक है ना, पेट्रोल पंप पे गए, आपने बोला भैया 2 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, 3 लीटर पेट्रोल दे दीजिए, 4 लीटर। तो ये जो आप उससे मांग रहे हो ना, भैया 2 लीटर या 2.5 लीटर या 3.5 लीटर या 7 लीटर या 10 लीटर, तो ये जो आप नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल मांग रहे हो, ये क्वांटिटी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है? ठीक है, क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, नंबर ऑफ, एनओ का मतलब नंबर, ओके, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल। ये जो आपने उससे पेट्रोल मांगा ना, कितने लीटर आपने पेट्रोल मांगा है, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वही क्वांटिटी है आपकी। क्वांटिटी को दिखाने का तरीका होता है ना भाई, आप मार्केट में जाओगे, आप आलू खरीदने जाओगे, ठीक है, मार्केट में वेजिटेबल्स खरीदने जाओगे, तो आप उससे बोलोगे ना भैया 2 किलोग्राम आलू दे दो मुझे, ठीक है, या 3 किलोग्राम वेजिटेबल, जो भी आप खरीदने जा रहे हो, तो आप एक न्यूमेरिकल वैल्यू का वहां पर यूज करते हो। तो ये जो है नंबर ऑफ, ये देखिए लीटर्स ऑफ, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, ये एक तरीके की क्वांटिटी है, और किसी भी क्वांटिटी को एक वेरिएबल से दिखाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल को इन्होंने एक्स से दिखाया है। किससे दिखाया है? एक्स से। अब ये एक्स क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है ना, वेरिएबल क्या होता है आपको पता होगा, जो वेरी करता रहता है। जैसे कि देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 4 है, लेकिन यहां पर x की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वेरिएबल x से हमने कौन सी क्वांटिटी को दिखाया है? पेट्रोल, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल को। तो आप तुरंत समझ जाओगे, जैसे ही हमने 4 बोला तो आप समझ जाओगे कि भाई x की वैल्यू कितनी है? 4 है। और x है क्या? x कौन सी क्वांटिटी को दिखा रहा है? नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल को। यानी कि x की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब आप 4 लीटर पेट्रोल खरीद के लेके आए हो। ठीक है ना, अब हमने आपसे बोला कि x की वैल्यू कितनी बच्चों? 15 है, ठीक है, तो आप 15 लीटर पेट्रोल खरीद के लेके आ रहे हो। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि इसको x को हम या y को हम वेरिएबल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर रही है। चेक करो, कभी इसकी वैल्यू 4 होती है, वेरी का मतलब चेंज हो रही है। ठीक है ना, कभी इसकी वैल्यू 4 है, कभी इसकी वैल्यू 15 है, कभी इसकी वैल्यू 20 है। ठीक, तो क्वांटिटीज क्या होती हैं? क्वांटिटी का फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और क्वांटिटी का सेकंड एग्जांपल है ये देखिए डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस भी एक तरीके की क्वांटिटी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जो भी यहाँ पर बात करा जाएगा, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल ये क्वांटिटी होगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर ये क्वांटिटी होगी। ठीक है ना, अब इस टेबल से बताया क्या जा रहा है? देखिए इस टेबल से बताया ये जा रहा है कि अगर आपने 4 लीटर पेट्रोल रखा है अपनी कार में, ठीक है ना, तो आपकी कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? 60 किलोमीटर। ठीक, अगर आपने अपनी कार में 8 लीटर पेट्रोल रखा है तो बताओ आपकी कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ये हमारा सवाल है, ये सब हम बाद में देखेंगे, आप छोड़ो पहले। यहां पे देखो, अगर आप 12 लीटर पेट्रोल फिल करते हो अपने टैंक में तो आप 180 किलोमीटर जा सकते हो, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हो। तो ये नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल और डिस्टेंस, ये क्या है? आपकी क्वांटिटीज है यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरी क्वांटिटी क्या है आपकी यहां पर इस एग्जाम्पल में? डिस्टेंस है। ठीक, ठीक है, और डिस्टेंस को हम वेरिएबल y से दिखाएंगे। देखो y की वैल्यू भी अलग अलग हो रही है, y की वैल्यू कभी 60 है, कभी y की वैल्यू 180 है। ठीक है ना, y की वैल्यू कभी 60 है, कभी y की वैल्यू क्या है?
180, तो y भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और x भी वेरी कर रहा है, यानी कि चेंज कर रहा है, इसलिए x और y क्या है, वेरिएबल है। और आइए मैं आपको क्वांटिटीज का एग्जांपल देता हूं। यहां पर क्वांटिटी कौन कौन है बच्चों, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल और डिस्टेंस, ये क्या है, क्वांटिटीज है आपकी, ठीक है। अब अलग अलग क्वांटिटीज आपको मिलेंगी। इस टेबल को देखो, वापस हम इस टेबल में आएंगे, भी सब कुछ आपको समझाएंगे, परेशान ना हो, ठीक है। अब देखो वेट ऑफ शुगर, आप मार्केट में गए, आपने बोला भैया शुगर दे दो, उसने पूछा कितना, आपने बोला 1 किलोग्राम दे दो, ठीक। तो ये जो आप वेट ऑफ शुगर, ठीक है, अब आप फिजिक्स के कुछ बच्चे होंगे, वेट और मास में अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, जो टीचर भी देख रहे होंगे मैं आपको बता दूं, वेट को आप मास मान के चलो, ठीक। मैथ्स में जब हम बात करेंगे तो वेट शब्द का यूज कर लेते हैं, वो सब फिजिक्स की बातें हैं कि मास और वेट में डिफरेंस हम वहां देखेंगे, वो सब छोड़ो, आप यहाँ पर आओ, ठीक है। तो आप मार्केट में गए, आपने कहा भैया 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम शुगर दे दीजिए, ठीक है ना। तो वेट ऑफ शुगर को हम वेरिएबल एक्स से दिखा देंगे यहाँ पर, ठीक। तो वेट ऑफ शुगर ये एक तरीके की क्वांटिटी है, और कॉस्ट आपकी दूसरे तरीके की क्वांटिटी है, ठीक है ना। कॉस्ट को हम y से दिखा देंगे, तो दो क्वांटिटीज यहां पर और आ गई, कौन कौन, वेट ऑफ शुगर और कॉस्ट ऑफ शुगर, ठीक है। अब आप देख सकते हो बच्चों, x की वैल्यू भी वेरी कर रही है और y की वैल्यू भी। जब आप 1 किलोग्राम शुगर लेने जाते हो मार्केट में 36 रुपीज दे के आते हो, 3 किलोग्राम शुगर लेने जाते हो तो आप 108 रुपीज दे के आते हो, ठीक है ना भाई। 5 किलोग्राम शुगर ले रहे हो तो 180 रुपीज दे के आ रहे हो, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट देखिए, और कोई टेबल है हमारे पास, नहीं है। अब आ जाओ बच्चों वापस, ठीक है, अब वापस आ जाओ जरा, अब यहाँ पे डेफिनेशन में आ जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। क्वांटिटी, आपने क्वांटिटी की एग्जांपल देख लिए, ठीक है, नंबर ऑफ लीटर लिखा हो, डिस्टेंस लिखा हो, वेट ऑफ शुगर लिखा हो, ठीक है, ये सब क्या है आपकी क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये क्वांटिटीज आपस में, हम दो क्वांटिटीज लेंगे और चेक करेंगे क्या वो आपस में डायरेक्ट वेरिएट कर रही हैं, यानी कि टू क्वांटिटीज आपस में डायरेक्ट वेरिएशन रखती हैं कि नहीं रखती हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास टू क्वांटिटीज है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास टू क्वांटिटीज है एक्स एंड वाई, ठीक, तो इन x और y को, अब x और y कुछ भी दिखा रहे होंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में देखो x किसको दिखा रहा था, कहां गया, इस एग्जांपल में देखो x किसको दिखा रहा था, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, और y किसको दिखा रहा था, डिस्टेंस को दिखा रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x और y आपके पास कोई भी दो क्वांटिटीज हो सकती हैं, देयर आर टू क्वांटिटीज x एंड y। इनको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तब बोलते हैं जब, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तब बोलते हैं जब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब ये देखिए, इसको हम ऐसे पढ़ते हैं x, और ऐसा हम साइन लगाते हैं, ये आप फिजिक्स में पढ़ोगे लेकिन मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये जो आप ऐसा साइन बनाते हो ना, ऐसा, ये ऐसे, इसको हम पढ़ते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब इस बात का क्या मतलब है, देखो बच्चों, इस बात का ये मतलब है, ध्यान से चेक करना, कि अगर y इंक्रीज करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर y इंक्रीज करेगा तो उसी प्रोपोर्शन में x भी इंक्रीज करेगा। मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर y डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है, अगर y इंक्रीज करेगा, मतलब y की वैल्यू अगर बढ़ रही है, y अगर बढ़ रहा है तो x भी बढ़ेगा, ठीक है ना, करेक्ट। तो y के बढ़ने के साथ साथ x भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां पे आ जाइए, ठीक। मैंने क्या बोला, अगर y बढ़ रहा होगा तो पक्का x भी बढ़ेगा, यहां पे चेक कर लो, आप एग्जाम्पल देख सकते हो बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए, इस टेबल में देखिए, ये y कितना है, 60 है, तो x कितना है, 4 है। जब y बढ़ के 180 हो गया तो x भी तो बढ़ गया, ठीक है। अब आप एक चीज देखोगे बच्चों, इस टेबल में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, y का वैल्यू 60 से बढ़ के कितना हो गया, y का वैल्यू 60 से बढ़ के कितना हो गया बच्चों, 180। तो कितना टाइम्स बढ़ गया, 60 इंटू 3 क्या होता है, 180 होता है, यानी कि बच्चों 63 टाइम्स बढ़ गया है ना, 60 इंटू 3 क्या होता है, 180 होता है। तो बच्चों x भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, बस यही बात मैं आपसे कह रहा था। चेक कर लो, x का भी वैल्यू क्या हो गया, 3 टाइम्स बढ़ गया भाई, 4 था पहले, x का वैल्यू कितना था, 4, भाई जब y कितना था, 60 था, तो x कितना था, 4, y में इंक्रीमेंट हुआ 3 गुना, 3 टाइम्स, ठीक है, तो y बढ़कर हो गया 180, तो x बढ़ के कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, ये देखिए x कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। यही बात मैं आपसे इन्हीं शब्दों का यूज कर रहा था कि जिस प्रोपोर्शन में y बढ़ता है, मतलब y अगर 3 गुना बढ़ा है तो x भी 3 गुना बढ़ेगा, ठीक है। फिर से सुनो ध्यान से, यहां पे देखो, मैंने क्या बोला, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हम तब बोलते हैं जब y के इंक्रीज होने से x इंक्रीज होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा, y के इंक्रीज होने से x इंक्रीज होता है, और y
जिस हिसाब से y इंक्रीज करता है ना, यानी कि y अगर 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है तो x भी 3 टाइम इंक्रीज करेगा, y अगर 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा होता तो x भी 2 टाइम्स, यानी कि जितने टाइम्स y इंक्रीज कर रहा होगा उतने ही टाइम्स x इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अब आराम से लो, अब आराम से समझो, ठीक है। अब इसका केवल यही मतलब नहीं होता है, इसका और भी मतलब होता है। क्या मतलब होता है इसका? ये भी मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y लिखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ी लंबी कहानी है, समझिएगा जरा। इसका एक और मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, क्या कि अगर y डिक्रीज कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, अगर y डिक्रीज कर रहा है तो x भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हाँ, मतलब जैसा जैसा y बिहेव करेगा वैसा वैसा x बिहेव करेगा। अगर y इंक्रीज कर रहा है सर तो x भी इंक्रीज करेगा, जितने टाइम्स y इंक्रीज कर रहा है उतने ही टाइम्स x इंक्रीज कर रहा होगा। अगर y डिक्रीज कर रहा है ना तो x भी डिक्रीज कर रहा होगा, जितने टाइम्स y डिक्रीज कर रहा है उतने ही टाइम्स x डिक्रीज कर रहा होगा। तभी हम बोलेंगे x और y क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। x और y क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब फिर से मोटी मोटी बात सुनो, y के बढ़ने से जब x बढ़ जाए और y के डिक्रीज होने से अगर x भी डिक्रीज हो जाए तो हम बोलते हैं x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। लेकिन यहां शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्या कि जिस हिसाब से y इंक्रीज हो रहा होगा ना, मतलब जिस प्रोपोर्शन में y इंक्रीज हो रहा होगा, मतलब y अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो x भी 4 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। y अगर जिस हिसाब से डिक्रीज हो रहा होगा, जिस प्रोपोर्शन में y डिक्रीज हो रहा होगा उसी प्रोपोर्शन में x को भी डिक्रीज करना चाहिए। मतलब कि बच्चों y अगर 2 टाइम्स डिक्रीज कर रहा है तो x को भी 2 टाइम डिक्रीज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि y डिक्रीज कर रहा है 4 टाइम और x डिक्रीज कर गया ओनली 1 टाइम या ओनली 3 टाइम, नहीं ऐसा नहीं है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, ठीक है ना। दोनों डिक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन इक्वल प्रोपोर्शन में डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो प्रोपोर्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन नहीं होगा। आराम से समझो। अब यहां पर आओ, देखो जरा, इसका एग्जांपल दें आपको, इसका एग्जांपल दें कि y डिक्रीज कर रहा है तो उसी प्रोपोर्शन में x भी डिक्रीज कर रहा है। आ जाओ जरा, यहीं पर आ जाओ, इसी टेबल में। बच्चों ध्यान से चेक करेंगे जरा, अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में चलता, अभी मैं इधर लेफ्ट से राइट गया था, अगर मैं राइट से लेफ्ट जाता तब, ध्यान से चेक कर लीजिए, ये देखिए बच्चों, अगर मैं इधर से इधर आऊंगा ये इस तरीके से, करेक्ट, तो 180 यानी कि y का वैल्यू कितना था 180, अब कितना हो गया 60, यानी कि बच्चों 180 डिक्रीज कर गया 3 टाइम्स, यानी कि 180 डिवाइडेड बाय 3 किया तभी तो 60 आ रहा है। तो बच्चों 12 भी डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि x का वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगा 3 टाइम्स। चेक कर लो, 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे 12 बाय 3 तभी तो 4 आएगा, ठीक है ना, बस यही चीज है। तो जब y बढ़ता है जितने टाइम्स तो x भी उतने टाइम्स बढ़ जाता है, और y जितने टाइम डिक्रीज होता है तो x भी उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास 2 क्वांटिटीज हैं बच्चों, ठीक है ना, 2 क्वांटिटीज हैं इन सच अ मैनर कि y के बढ़ने के साथ साथ उसी प्रोपोर्शन में x भी बढ़ता है, या y के डिक्रीज होने के साथ साथ उसी प्रोपोर्शन में y भी डिक्रीज होता है, तो ऐसी 2 क्वांटिटीज को हम बोलते हैं कि ये क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब फिर से आ जाओ जरा, अब इसको लिखा कैसे जाता है फिजिक्स में या मैथ्स में, समझो, फिर से आ जाइए। देखिए अब पूरी कहानी पहले समझ लीजिएगा, ठीक है ना, तभी आपको फॉर्मूला समझ में आएगा कैसे लगाते हैं। देखिए x इज, ये देखिए ये कौन सा साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, यहां से जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, ये वाला प्रोपोर्शनल का जब आप साइन हटाते हो तो इक्वल टू लगाना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो इक्वल टू लगाना है, और इस y को एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर देना है। बस k क्या है यहां पर, कोई कांस्टेंट है, k क्या है यहां पर, एनी कांस्टेंट, k इज एनी कांस्टेंट जो कि एक पॉजिटिव नंबर होगा हमेशा, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। k इज एनी कांस्टेंट, अभी मैं इसको आपको प्रॉब्लम पे लगा के दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ज्यादा टेंशन मत लो। k इज एनी कांस्टेंट विच इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है, समझ जाना, शॉर्ट में लिखा है विच इज अ पॉजिटिव नंबर। फिर से सुनो, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो x, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाओगे तो y को k से मल्टीप्लाई करोगे। अब ध्यान से सुनिएगा, y उधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, भाई इतना तो मैथ्स आता होगा ना, k में y क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो y आएगा इधर तो x में डिवाइड कर देगा, y को पकड़ के इधर लेके आओगे तो x अपॉन y हो जाएगा, x में y ने डिवाइड कर दिया और इधर बचेगा k, ये लीजिए, ये आपने लीनियर इक्वेशन में पढ़ा था, जिसको नहीं आ रहा भाई ऐसे कर लो आप, x इज इक्वल्स टू के इंटू वाई था। आप एक काम करो ना, ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, आप y से राइट हैंड साइड डिवाइड कर दो, y से लेफ्ट हैंड साइड कर दो, खुश, यहाँ y से y कट जाएगा। अब आप चेक कर लो क्या आ गया, x अपॉन वाई, लेफ्ट में x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के आ गया। कहने का मतलब ये है बच्चों कि 2 क्वांटिटीज जो है आपकी x और y, उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट k के इक्वल रहता है। ये क्या बता रहे हो सर, अभी समझ में आ जाएगा, पहले नोट कर लो, 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 वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो
अब देखो बच्चों, इसको हम आपको बहुत छोटी सी बात से बताते हैं, बहुत छोटी सी बात से। एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा टेबल ले लेते हैं, ध्यान से चेक करिएगा, ठीक। एक छोटा सा टेबल लेते हैं, ओके। और यहां पे देखिए ये लीजिए, यहां पर हमने लिखा, चलो इसी टेबल की हेल्प लेते हैं हम अपनी, इसी टेबल की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। कहां गया, अच्छा यही टेबल थी, चलो ठीक है। पेट्रोल इन लीटर्स और डिस्टेंस, यही वाली टेबल ले लेते हैं, ठीक। आ जाओ, यहां क्या लिखा हमने, यहां लिखा हमने पेट्रोल इन लीटर्स, ओके। और यहां हमने क्या लिखा, कॉस्ट इन रुपीज, समझ जाना आप, कॉस्ट इन रुपीज लिखा हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसी टेबल से हम देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी से ही, ठीक है ना, और आपको समझाते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो ये जो टेबल है आपकी, कहाँ गया भाई पेट्रोल वाली टेबल, पेट्रोल वाली टेबल ये है, ठीक है। देखो 4 लीटर जब पेट्रोल था तो डिस्टेंस नहीं, कॉस्ट नहीं है, ये डिस्टेंस है, चलो ठीक है भाई, जो भी है ना, कॉस्ट है डिस्टेंस है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये डिस्टेंस है, ठीक है स्टूडेंट्स। डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ठीक। अब यहाँ 8 लिखा है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक। अब समझो, देखो बच्चों, पता है क्या, ये जो पेट्रोल इन लीटर है इसको वेरिएबल एक्स से दिखा रहे हैं और डिस्टेंस को हम वेरिएबल वाई से दिखा रहे हैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान सुनना, ये जो आया है ना x अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब पता है क्या होता है, ध्यान से समझो। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान से समझिए। देखो पहले तो आप ये समझो कि क्या ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं, पेट्रोल इन लीटर्स और डिस्टेंस इन किलोमीटर, क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है? यस सर। भाई देखो सीधी साफ बात है, इतना तो आपको भी पता है, 4 लीटर पेट्रोल अगर आपने डाला तो 60 किलोमीटर गए, तो 8 लीटर डालने से भाई ज्यादा ही तो जाओगे, यानी कि जब x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y भी तो इंक्रीज करेगा, ठीक। तो समझो, देखो ये जो x के कॉलम में इधर लिखा रहता है, मतलब x की रो में लिखा रहता है, पता है ये होता है आपका x1, ठीक। फिर नेक्स्ट वाला होता है आपका x2, अगर आगे भी कुछ लिखा होता तो वो होता है x3। इसी तरीके से y वाली रो में जो लिखा रहता है ये होता है आपका y1, y1 का वैल्यू 60, और यहां होता है आपका y2, y2 आपको निकालना है। मतलब कि 8 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितने दूर जाएगी, कितने किलोमीटर जाएगी, ये आपको निकालना है, y2 निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, ये जो बात लिखी हुई ना बच्चों, x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, मेरी बात ध्यान सुनो, कि अगर हम x1 अपॉन y1 करें, ठीक है ना, मतलब x का कोई भी वैल्यू, x एक वेरिएबल है ना, x का कोई भी वैल्यू, उसका रेशियो अगर हम y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ लें, सुनो x1 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू y1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है, y2 है। तो अगर हम x1 अपॉन y1 करें तब भी वो कांस्टेंट k आएगा, और अगर हम x2 अपॉन y2 करें तब भी वो कांस्टेंट k आएगा, ये इसका मतलब होता है, समझो जरा। x अपॉन वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब होता है x की कोई भी वैल्यू लेके उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू के साथ अगर उसका रेशियो निकालें तो वो कांस्टेंट k आएगा, यानी कि एक फिक्स नंबर आएगा। ये क्या बता रहे हो सर, ठीक है, ये क्या बता रहे हो सर, आइए दिखाते हैं आपको सर, ध्यान से चेक करो। इसी तरीके से अगर आगे x3 होता y3 होता तो x3 अपॉन y3 भी क्या आ जाता, कांस्टेंट k आ जाता, ठीक। समझो ये क्या दिखा रहे हो सर, आइए दिखाते हैं आपको। पहले तो आप टेबल में ही आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, देखो अब इसको हम फिल करेंगे, वो सब आप छोड़ो, लेकिन यहां पर देखो ये x1 है, तो ये क्या है x2, ये क्या है y1 है, तो y2 आपको नहीं पता, ठीक। ये क्या है x3 है, तो x3 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है y3 है, ठीक। ये क्या है x4 है, x4 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है y4 है, ठीक। ये क्या है आपका x5 है, मतलब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ x, और यहां पर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग y, ये आपको नहीं पता। ये क्या है x6 है, ठीक, और यहां क्या है y6 है, जो कि आपको नहीं पता, ठीक। अब मैंने आपको क्या बोला, अभी मैंने आपको बोला कि अगर x इज प्रोपोर्शनेट टू y है तो x इज इक्वल्स टू k इंटू वाई होगा, y आके इधर डिवाइड लगाएगा तो x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट k होगा। जहां पर ये कॉन्स्टेंट k क्या होता है बच्चों, एक फिक्स नंबर होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आ जाइए आप, क्या बता रहे हो सर, सर मैं ये बता रहा हूं सर कि x1 अपॉन y1 करोगे ना तब भी वही नंबर k आएगा, x2 अपॉन y2 करोगे तब भी वही कांस्टेंट k आएगा, x3 अपॉन y3 करोगे तब भी वही कांस्टेंट k आएगा, ठीक है। x4 अपॉन y4 करोगे तब भी वही कांस्टेंट k आएगा, और x5 अपॉन y5 करोगे, ठीक है, तब भी वही कांस्टेंट k आएगा। अब आप एक ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, अगर आप, ठीक है, इसी तरीके से अगर आप x6 अपॉन
y6 करेंगे तब भी वही कांस्टेंट k आएगा। अब चेक कर लो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई बच्चों, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5 आपकी, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, सारी की सारी इक्वेशन x1/y1 भी k के इक्वल है, x2/y2 भी k के इक्वल है। दो इक्वेशन के अगर राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं। यस सर, x1/y1 अगर k के इक्वल है बच्चों, और तो x2/y2 भी अगर k के इक्वल है तो x1/y1 x2/y2। यस सर, कहने का मतलब है ये 1 से लेके 6 तक की जितनी भी इक्वेशन इनके राइट हैंड साइड में k लिखा हुआ है तो इनके सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। मतलब समझो बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ये मतलब होता है कि x1/y1, ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? मतलब होता है x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2 इज इक्वल्स टू x3/y3 इज इक्वल्स टू x4/y4, ये y4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, x4/y4 इज इक्वल्स टू x5/y5 इज इक्वल्स टू x6/y6, ये मतलब होता है। अब इनमें से आप किन्हीं भी दो को एक साथ ले सकते हैं इक्वलिटी में। क्या बता रहे हो सर? सर आपकी मर्जी है, ध्यान से चेक करिएगा। आप सवाल करते टाइम, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, पहली बात है ना बच्चों, आप सवाल करते टाइम, मर्जी है आपकी, आप सवाल करते टाइम ध्यान से सुनिएगा, आप सवाल करते टाइम, क्वेश्चन करते टाइम x1/y1 को x2/y2 के इक्वल ले लो, मर्जी है आपकी, या आप x2/y2 को किसके इक्वल ले लो? x3/y3 के, मर्जी है आपकी, या आप x1/y1 को किसके इक्वल ले लो? x5/y, किसी को किसी के भी इक्वल ले लो, लेकिन ध्यान रहे अगर यहां x1 है तो यहां y1 होना चाहिए, अगर यहां x5 है तो यहां y5 होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब जो x वेरिएबल का वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू यहां होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन करते करते आएगा, टेंशन मत लो। बस मोटी मोटी बात यह है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके पास x और y, तो x और y का रेशियो अगर क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो ये x और y आपस में क्या कहलाती हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में है, यानी कि y के बढ़ने के साथ साथ x भी बढ़ रहा है, या y के डिक्रीज होने के साथ साथ x भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और इसमें जो रिलेशन निकल के आता है x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज में, वो ये रिलेशन है, क्या x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू, इसी तरीके से चलता जाएगा ना, क्योंकि ये टेबल अगर बहुत लंबी होती तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 इज इक्वल टू x3/y3 इज इक्वल टू x4/y4 इज इक्वल टू x5/y5 इज इक्वल टू x6/y6, ठीक है स्टूडेंट्स। बट जनरली जो आप देखोगे एनसीईआरटी में, वो इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, बोल देंगे आपको बस इतना कि x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/y2। तो बस आप ये बात याद रखिएगा, आज के बाद आगे का आपको याद हो जाएगा, x3 इज इक्वल्स टू x3/y3 इज इक्वल्स टू x4/y4। अब ये चल क्या रहा है, आइए हम आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है ना। इसी टेबल से एग्जांपल देख लो बच्चों। एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ पे देखो मेरे से गलती हो गई है ना, यहाँ x2 लिख दिया गलती से, x1 और ये y1 है ना, ठीक, ये क्या है y1 है, ठीक, देख लो सब, ठीक है। अब देखो x1/y1 निकालो, चलो आओ निकालो जरा, देखते हैं क्या। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना, चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब मैंने आपसे बोला कि भाई इस टेबल में आप एक काम करो, x1/y1 निकाल लो, निकालो। x1 कितना है, 4 है, तो x1 की जगह 4 रखा, और y1 का वैल्यू कितना है, चेक करो ना, x1/y1, x1 कितना है 4 और y1 कितना है 60, तो y1 की वैल्यू 60, सॉल्व करो, कितना आएगा 4 1 4 और 4 इंटू 15 कितना होता है 60, यानी कितना आ जाएगा 1/15, ठीक है। देखा आपने x1/y1 निकाला, x1/y1 निकाला, कितना आ रहा है बताइए, 1/15 आ रहा है, ठीक। अब देखो और जहां पर दोनों वैल्यूज पता हो, यहाँ पे पता है, जहां पे पहले दोनों वैल्यूज पता है वो आप पता, वो उसका रेशियो निकाल लो, x3 पता है y3 पता है, ठीक। तो x3/y3 निकालोगे, ठीक, तो x3 कितना है बच्चों 12 है, ओके, और y3 कितना है चेक कर लो 180 है, सही है, सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, सॉल्व करो, 6 2 जा है ना, और 6 3 जा, और यहाँ आएगा 0, करेक्ट, फिर 2 1 जा और 2 15 जा। तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो x3/y3 कितना आ रहा है, यहाँ से 1/15 आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, है ना। तो बस यही तो बात मैं आपसे कह रहा था मैं कि ये सारे के सारे आपस में इक्वल होंगे, कहां से कहां तक, ये पूरा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कोई भी किसी भी के इक्वल हो जाएगा ना, कि x1/y1 x3/y3 के इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, आपके सामने ही तो, चेक कर लो, x1/y1 भी 1/15 है ना, x1/y1 का भी रेशियो क्या है 1/15 है, और x3/y3 भी क्या है 1/15 है, दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही 1/15 के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, बस यही बात मैं आपसे कह रहा था, ठीक है ना, ओके करेक्ट। तो ये चीज होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका मीनिंग भी आप समझ लो, ठीक है ना। मीनिंग क्या है इसका वो मैं आपको बता देता हूं। कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में जो x और y का रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्या बताया था मैंने आपको, x और y का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट k होगा। तो इस एग्जांपल में
कहीं से भी ले लो आप, 4/60 कितना था, 1 ये देखिए x अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट कितना आ रहा है, यही कांस्टेंट होता है, यही कांस्टेंट होता है k, ठीक है, यही कांस्टेंट k होता है, तो 1/15 आ गया, ठीक है। अब इसका मीनिंग भी समझ लो, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है बच्चों, ध्यान से चेक करो, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आता है करना, नहीं आता है तो सुन लो मेरी बात, 15 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, y जाएगा यहाँ, y इंटू 1, फिर इक्वल टू लगाओगे 15 इंटू एक्स, क्या होता है 15 इंटू एक्स, 15x, अब y इंटू 1 y होता है इज इक्वल टू 15 इंटू एक्स होता है, 15 इंटू एक्स ही लिख दो उसको। अब समझ में आया, ये इसका मतलब होता है, मतलब समझो x के कंपैरिजन में y 15 टाइम्स बढ़ जाता है, चेक कर लो, जितना x होगा उसका 15 टाइम्स y होगा, x कितना था 4, तो 4 का 15 टाइम्स कर दो, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 60, यानी कि बच्चों 4 लीटर पेट्रोल अगर डाल के आप अपनी गाड़ी में चल रहे हो तो 60 किलोमीटर जाओगे, ठीक है। अब देखो 8, अगर 8 लीटर आपने ले लिया है तो 8 का 15 टाइम्स कितना होता है, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 8 को 15 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 8 को 15 से, हालांकि अभी मैं दूसरी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन 8 को आप 15 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 120। कहने का मतलब अगर आप अपनी कार में 8 लीटर पेट्रोल डाल के चल रहे हो बच्चों तो आप जाओगे कितना 120 किलोमीटर, सही है। अब देखो 12 लीटर पेट्रोल डाला तो 12 का 15 टाइम्स करो, 12 इंटू 15 करो, समझ रहे हो ना भाई, x की वैल्यू जब कितनी है 12 है तो y क्या होगा, x का 15 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू जो भी है कितनी है 12, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 180 एंड सो ऑन, तो आप कर लेना, ठीक है ना। जैसे कि यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू कितनी 15, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, ठीक है। तो जब आपकी कार में 15 लीटर का पेट्रोल होगा तो आपकी कार जाएगी 225 किलोमीटर, ठीक है ना। ओके, ये इसका मीनिंग है, ठीक। अब यहाँ पे देखो जरा, 20 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 टू 30, तो 30, और ये लीजिए जब आपकी कार में कितना पेट्रोल है 20 लीटर पेट्रोल है तो आपकी कार जाएगी 300 किलोमीटर। इसी तरीके से 25 को 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा y6 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको करना हो तो आप कर लो, अभी हम दूसरे तरीके से हालांकि आपको इस सवाल को बताएंगे, थोड़ा टाइम आप दे दो ताकि आप इसमें पारंगत हो जाओ, वरना तो आप फिर परेशान रहोगे ना, मीनिंग सब कुछ समझ लो। तो कार जाएगी 375 किलोमीटर, कितनी जाएगी 375 किलोमीटर। अगर आपकी कार में कितना पेट्रोल है 25 लीटर पेट्रोल है तो आपकी कार जाएगी 375 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होता है क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग। मैंने आई थिंक आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक। अब हम सवाल करेंगे सीधे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम सवाल करते हैं, हालांकि ये सवाल तो मैंने आपके सामने करके दिखा दिया, ठीक है, बट फिर भी एक नए तरीके से भी करेंगे। चलो अब इसको सबको रब कर दीजिए, ठीक है। वापस पीछे आ जाइए बच्चों, यहां पर आ जाइए। ओके चलो अब एक बार फिर से सुनो, x इज प्रोपोर्शनेट टू y हम तब बोलते हैं जब y के इंक्रीज करने के साथ साथ x भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज कर रहा हो, मतलब y जितना गुना इंक्रीज कर रहा होगा x भी उतना गुना इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। या y के डिक्रीज करने के साथ साथ x भी डिक्रीज कर रहा हो, मतलब y जिस हिसाब से डिक्रीज करता है उस हिसाब से x भी डिक्रीज करता है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद x इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है k इंटू वाई, ठीक। फिर y इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, यानी कि x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट के कोई नंबर हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है ना, 2 3 4 पॉजिटिव नंबर होना चाहिए बस, वो p/q के फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे 2/7 1/15 कुछ भी हो सकता है, ठीक। फिर इससे कंक्लूजन क्या निकाला जाता है, इससे कंक्लूजन निकाला जाता है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू x3 अपॉन y3, वो चलता रहता है, उसको आप छोड़ो। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज और निकल के आती है, वो ध्यान देना आपको, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। या तो आपको फॉर्मूला मिलेगा क्या x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, या तो आपको एक और फॉर्मूला मिलेगा क्या, ध्यान से चेक करना जरा, कुछ नहीं करना आपको, x2 को y1 की जगह ले आओ, y1 को x2 की जगह ले आओ। यस सर, सर ये भी आपको देखने को मिलेगा क्या, x1 अपॉन ये इधर आ जाएगा, भाई मैथ्स ये कहती है ना, इसको बेटा इधर ले आओ उसको उधर ले जाओ, मतलब x2 को y1 की जगह y1 को x2 की जगह, ठीक। तो x2 आ जाएगा इधर और y1 चला जाएगा उधर, ये लो y1 बाय y2, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपके टीचर ने x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 बताया हो, किसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, या x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y1 अपॉन y2 बताया हो, बात क्या है सेम है, दोनों बातें सेम है बच्चों, दोनों बातें क्या है सेम है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं और आप मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। सवाल सुनिए, मैंने आपसे बोला कि भाई कोई क्वांटिटी t है, अरे होगी भाई कोई क्वांटिटी t इज प्रोपोर्शनेट टू a, ठीक, t इज प्रोपोर्शनेट टू a होगा भाई कोई, है ना, t कोई क्वांटिटी a कोई क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए यहां से t इज इक्वल्स टू k इंटू a हो जाएगा,
कि कोई कांस्टेंट है, ए इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि टी अपॉन ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब सुनो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो टी अपॉन ए इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है सर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा क्या कि टी वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन ए टू। सही है भाई, जैसे यहाँ एक्स और वाई लिया था, यहाँ टी और ए ले लिया, ठीक है ना, टी वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू टी टू अपॉन ए टू। अब इसका ये तो मतलब है ही, इसका एक और मतलब है क्या, ए वन को टी टू की जगह ले जाओ, टी टू को ए वन की जगह ले जाओ, यानी कि ये ऐसे भी मिल सकता है, टी वन अपॉन टी टू इज इक्वल्स टू ए वन अपॉन ए टू। करेक्ट, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आते हैं हम आपकी एनसीईआरटी की, जब आपका चैप्टर खत्म हो रहा है तो इस डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन देख लो, आ जाओ भाई, फिर हम सवाल करेंगे, इसके प्रैक्टिस करेंगे। देखो कह रहा है टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन if they increase or decrease together in such a manner that the ratio of their corresponding values remains constant। ठीक है, कह रहा है उसके कहने का बच्चों मतलब समझो, कह रहा है कि अगर आपके पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, तो कह रहा है कि ये इस तरीके से इंक्रीज करती हैं या इस तरीके से डिक्रीज करती हैं, मतलब या तो दोनों ही इंक्रीज कर रही होंगी, मैंने आपको बताया था ना कि y के इंक्रीज करने के साथ x भी इंक्रीज करेगा, या दोनों ही डिक्रीज कर रही होंगी, यानी कि y के डिक्रीज करने के साथ साथ x भी डिक्रीज करेगा, लेकिन दोनों ही जब इंक्रीज कर रही हो और या दोनों ही जब डिक्रीज कर रही हो तो इस तरीके से इंक्रीज या डिक्रीज कर रही हो कि x और y का जो रेशियो होता है ना, यानी कि x अपॉन वाई निकाल देना, तो वो कांस्टेंट के आना चाहिए। यही चीज आपकी किताब में लिखी, यही मैं इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि टू क्वांटिटीज x एंड y आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट। रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब वो कहना चाहता है कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू हमेशा क्या आ रहा हो, x2 अपॉन y2 इज इक्वल्स टू हमेशा क्या आ रहा हो, x3 अपॉन y3 आ रहा हो, है ना, एंड सो ऑन, तो इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़िए, कह रहा है कि देन x एंड y आर सेड टू वेरी डायरेक्टली। तब हम बोलते हैं कि x और y आपस में डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, यानी कि y के चेंज होने के साथ साथ x भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो रहा है। ओके, मतलब y अगर 4 गुना चेंज होता है तो x भी 4 गुना चेंज में वो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। y अगर 4 गुना बढ़ रहा होगा तो x भी 4 गुना बढ़ जाएगा, y अगर 4 गुना डिक्रीज कर रहा, 4 गुना का मतलब है 4 टाइम्स, ठीक है, 4 टाइम्स y अगर डिक्रीज कर रहा होगा तो x भी 4 टाइम्स ही डिक्रीज करेगा। ऐसा नहीं है कि y 4 टाइम डिक्रीज कर रहा है और x 2 टाइम डिक्रीज कर गया, है ना। Now, in such a case, if y1, y2 are the values of the y corresponding to the values of x1 and x2 of x respectively, बस वही चीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी, then x1 upon y1 is equals to x2 upon y2। तो x1 x2 क्या है, वेरिएबल x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, और y1 y2 क्या है, वेरिएबल y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, और x1 के करस्पॉन्डिंग y1 है और x2 करस्पॉन्डिंग y2 है, तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 के करस्पॉन्डिंग शब्द क्या है, ये हमने आपको टेबल में बता दिया है। ठीक है ना, चलो तो इस डेफिनेशन को आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए आते हैं हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स पे। ठीक है ना, आ जाइए। तो एनसीईआरटी ने ये एक प्रॉब्लम आपको दी हुई है बच्चों, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां पे देखिए आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो उसने ये प्रॉब्लम दे के रखी। भाई इनकी प्रॉब्लम आइए सॉल्व करा देते हैं हम। ठीक है, मोहन की प्रॉब्लम है, चाय वाय बना रहे हैं, आइए देखो क्या प्रॉब्लम है। देखो, मोहन प्रिपेयरिंग टी फॉर हिमसेल्फ एंड ही सिस्टर। अब बताओ, मोहन ने चाय बनाई अपने लिए अपनी बहन के लिए, तो कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। ठीक है ना, पर्सन कितने हो गए, 2। तो ध्यान से चेक करना, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। ठीक है, ये देखो ये एक टेबल है, ठीक, और एक टेबल यहां बना लेते हैं, बहुत सारी टेबल बनाएंगे, क्योंकि चाय जो बनेगी ना, चाय में क्या क्या डाल रहा है भाई, ये दूध डाल रहा है, चेक कर लो, वाटर है ना, शुगर है, और टी, चार चीज़ें, 4 टेबल बनेंगी, 4 चीज़ें डाल रहा है भाई ये चाय में, है ना, क्या क्या डाल रहा है चेक करते हैं मेरे को। एक टेबल, ठीक, ये हो गई इसकी दूसरी टेबल। देखिए सवाल अभी आपको करके दिखाते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। ये देखिए ये तीसरी टेबल, एक और टेबल बनानी पड़ेगी बच्चों, है ना। अब क्या चल रहा है सर, अभी पता चल जाएगा सर, रुक जाइए सर। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये हमने एक टेबल बनाई, देखो ओके, ये इस तरीके से, करेक्ट। फिर ये आपकी दूसरी टेबल है, ये आपकी तीसरी टेबल है। अब क्या चल रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। टोटल 5 टेबल्स बनानी, कितनी, 1 2 3 4 टेबल्स बनानी।
अब देखो बच्चों, सवाल ये है कि जब वो जो रोहन है या मोहन है जो भी है, वो अपनी और अपनी बहन के लिए जब चाय बनाते हैं तो 300 ml, ml मतलब मिलीलीटर है ना, वॉल्यूम का यूनिट है, 300 मिलीलीटर वाटर लगता है उनको, 2 स्पून्स, 2 चम्मच चीनी लेते हैं वो, 2 स्पून ऑफ शुगर, 1 स्पून ऑफ टी लीफ चाय की पत्ती 1 चम्मच, और 50 ml ऑफ मिल्क, ठीक है, 50 ml दूध लेते हैं वो, ठीक। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, कौन कौन सा आइटम है, पानी, शुगर, चाय की पत्ती, दूध, ठीक है ना। तो इनकी क्वांटिटीज बताओ जब चाय कितने लोगों के लिए बनानी हो, 5 लोगों के लिए। ये देखिए, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम विल ही नीडेड इफ ही हैज टू मेक टी फॉर 5 पर्सन। अगर ये 5 लोगों के लिए चाय बनाएगा तो बताओ इसको हर एक चीज की क्वांटिटी कितनी कितनी लगे। हर एक चीज का मतलब समझ जाओ, दूध, चीनी की पत्ती, सॉरी चीनी की पत्ती कह रहा हूँ, चाय की पत्ती, ठीक है ना, ये सब कितना कितना लगेगा। तो बच्चों देखो, इतना तो आपके पास भी दिमाग है कि भाई अगर 2 लोगों से बढ़ के, सुन लो, 2 लोगों से बढ़ के 5 लोग हो गए तो भाई सामान ज्यादा लगेगा, क्वांटिटी ज्यादा, दूध ज्यादा लगेगा, चीनी ज्यादा लगेगी, चाय की पत्ती ज्यादा लगेगी, दूध ज्यादा लगेगा, तो भैया कितना कितना लगेगा, है ना। ऐसा तो ना कि उड़ेल दोगे बस रहा, तो एक प्रोपोर्शन में होनी चाहिए चीजें, तभी तो टेस्ट अच्छा आएगा और वेस्टेज भी नहीं होगी आपकी, ठीक है ना। तो समझो, देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम यहां पर लिख रहे हैं क्या, ध्यान से चेक करना, हम यहां लिख रहे हैं क्या, नंबर ऑफ पर्सन्स, सही है। यहां हम दिखाएंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, और यहां हम पहले बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले उसने क्या डाला, पानी, वाटर। पहला जो आइटम है वो है वाटर, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब बताओ बच्चों, नंबर ऑफ पर्सन कितने थे, नंबर ऑफ पर्सन को हम एक्स से दिखाएंगे, सही है, वाटर को हम वाई से यहाँ दिखा रहे हैं, सही है। नंबर ऑफ पर्सन पहले कितने थे, 2 थे, जब 2 थे तो पानी कितना लगता था, ध्यान से चेक करो भाई, 2 लोग थे ना, 2 लोग की जब चाय बनाई थी अपनी बहन के लिए और अपने लिए, तो कितना कितना पानी था, 300 ml, है ना। तो वाटर ml में चल रहा है, ये लिख लेना, वाटर इन ml, वाटर इन ml, ठीक। और वाटर को हम कैसे दिखाएंगे, वाई से, ओके। तो बताओ 2 लोगों के लिए पानी कितना लगता था, 300 ml, ठीक है, 2 लोगों के लिए पानी 300 ml। तो अब 5 लोग अगर आ जाएं तो बताओ पानी कितना लगेगा, सही है ना, निकाल लो, ठीक, निकाल लो भाई, निकाल लो, ध्यान से चेक करो बच्चों। ये क्या है, ये x1 है, ये क्या है, ये x1 इज इक्वल टू 2 है, ये क्या है, ये x2 इज इक्वल टू 5 है, ये क्या है, ये y1 है, ठीक है, और ये क्या है, y2, जो कि आपको निकालना है। और मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, मैंने आपको बताया था डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, सवाल डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ समझो। यहां पर देखो x बढ़ रहा है, क्वेश्चन में x बढ़ रहा है, 2 लोग से बढ़ के 5 लोग हो रहे हैं। x से आपने किसको दिखाया है, आपने x से किसको दिखाया, x वेरिएबल से नंबर ऑफ पर्सन को दिखाया है। तो पहले नंबर ऑफ पर्सन 2 थे, यानी कि x1 का वैल्यू 2 था, अब x2 कितना हो गया, यानी कि अब न्यू जो नंबर ऑफ पर्सन है कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक। तो x1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, यानी कि जब 2 लोग थे तो पानी कितना लगता था, 300 ml, अब 5 लोग हो गए तो पानी कितना लगेगा, यानी कि y2 का वैल्यू आपको बताना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही तो सवाल है, क्योंकि x के बढ़ने के साथ साथ ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो भैया पानी भी ज्यादा लगेगा, तो x के बढ़ने के साथ साथ y भी बढ़ेगा, ठीक। अब आइए दिखाते हैं आपको, लगा दो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ओके, सही है। अब x1 कितना है चेक कर लो, 2, तो x1 की जगह आप 2 रखोगे, अपॉन में y1 कितना बच्चों, 300, ठीक, इज इक्वल्स टू x2 कितना है, x2 5 है, और y2 कितना है नहीं पता, तो y2 को y2 रहने दो। अब बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं बच्चों, ठीक। मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व करना है, कुछ मत करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसको इससे कर दो, लो 2 इंटू y2 और तुरंत इक्वल टू लगा दो, सुनो ज्यादा परेशानी नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 2 इंटू y2, तुरंत इक्वल टू लगा दो, और फिर इसको इससे कर लो, बस खत्म, कुछ नहीं करना, आज के बाद परेशान मत होना। इसको इससे कर दो, 2 इंटू y2, तुरंत इक्वल टू लगा दो, और इसको इससे कर दो, यानी कि 5 इंटू 300, बस। अब होता क्या है, y2 इज इक्वल्स टू, ठीक है, 5 इंटू 300, अब ध्यान देना जरा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, खत्म कहानी, सॉल्व कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2, और यहां आएगा कितना 150, सही है। अब y2 इज इक्वल्स टू, बताओ 5 इंटू 150 कितना होगा, 5 इंटू 15 मेरे ख्याल से कितना होता है 75, और यहां आ जाएगा 0, यानी कि 750 ml, ओके स्टूडेंट्स। तो अब पानी कितना लगेगा, 750 मिलीलीटर, ठीक है। तो अब जो नया आंसर है ना, उसको मैं लिख रहा हूं किससे भैया, उसको मैं लिख रहा हूं येलो कलर से, ओके। तो पानी कितना लगेगा 5 लोगों के आने से, 750 ml, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आ जाओ, मतलब इसी क्वेश्चन का प्रॉब्लम, इसको कर लो पहले, इसको कर लो। इसमें एक चीज और दिखाना चाहता हूं, एक चीज और दिखाना चाहता हूं, क्या सर, पहले नोट करो फिर बता रहा हूं, नोट कर लो, पहली वीडियो में टाइम दे दोगे ना, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, छू मंतर सब समझ में आ जाएगा, ओके। चलो
अब देखो, पता है मैंने आपको बताया था क्या, मैंने आपको बताया था बच्चों, अगर आपको याद हो तो भाई, मैंने बताया था, क्या बताया था सर? सर मैंने बताया था कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, याद है? या तो आप x1 अपॉन वाई वन x2 अपॉन वाई टू लिखो, या तो आप x1 अपॉन, देखो मैंने क्या बताया था, x2 को y1 की जगह ले जाओ, y1 को x2 की जगह, यानी कि x2 आ जाएगा इधर, यानी कि x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 जाएगा उधर, तो y1 बाय y2 ऐसे भी लिख सकते हो, पढ़ाया था भाई, ऐसे भी सवाल कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो आइए दिखाते हैं। x1 कितना है चेक कर लो, x1 कितना है, x1 है आपका 2, तो x1 की जगह 2 अपॉन में x2, x2 कितना है, x2 कितना है 5 इज इक्वल्स टू y1 कितना है, y1 है 300, सही है, और y2 आपको निकालना था, तो y2 की जगह y2 रहने दो, कर लो, आंसर वही आएगा, लो करो, क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू वाई टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 को यहां मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 इंटू वाई टू इज इक्वल्स टू 5 इंटू 300, ये लो 500 इंटू 300, अब बताओ 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, अब तो कर लोगे, तो y2 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 2, सही है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर वही आ जाएगा, y2 का वैल्यू कितना आएगा 750। ठीक, कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। नेक्स्ट प्रॉब्लम का मतलब है, पानी वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, 5 लोग आएंगे तो 750 ml पानी आपको लेना पड़ेगा। अब फिर से एक नई टेबल बनेगी, नंबर ऑफ पर्सन्स, फिर नंबर ऑफ पर्सन को हम एक्स से दिखाएंगे, ठीक, और इस बार पानी की जगह हम क्या लेंगे, शुगर, ओके, शुगर, और शुगर कैसे मेजर कर रहा है, स्पून से, तो शुगर ब्रैकेट में लिखा नंबर ऑफ स्पून्स, नंबर ऑफ स्पून्स, शुगर को हम नंबर ऑफ स्पून्स को वाई से दिखाएंगे, ठीक। अब ध्यान चेक करो बच्चों, नंबर ऑफ पर्सन पहले कितने थे 2, जब 2 लोग थे तो कितनी शुगर लगती थी, चेक कर लो, जब 2 लोग थे तो 2 स्पून ऑफ शुगर लगती थी, यानी कि वाई का वैल्यू कितना था 2, 2 चम्मच चीनी लगती थी, 2 लोगों के होने पर 2 चम्मच चीनी, ठीक। तो 5 लोगों के होने पर कितनी चीनी, ये वैल्यू आपको निकालना है, लगा दो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, सही है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक, दिखा दे रहा हूं, ये x1 है, ये क्या है आपका भाई, x के रो में चल रहा है ना, x1 x2, और ये क्या आपका y1 है, और यहाँ y2 आपको निकालना है, ठीक। चलो रखो, x1 की जगह कितना रखोगे 2, तो x1 की जगह 2 अपॉन में y1, y1 कितना है 2 इज इक्वल्स टू, भाई x1 भी 1 y1 भी 1, और x2 कितना है 5 अपॉन में y2, y2 को y2 की जगह, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या पढ़ाया है, 2 इंटू वाई टू, भाई कैसे होगा, दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू वाई टू इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी कि 2 इंटू 5, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि y2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5, और ये 2 आ जाएगा इधर, सो 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा, है ना, अरे 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है ना, 2 2 जा नहीं ना, y2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5, यानी कि बच्चों अब मैं आंसर कर रहा हूं येलो कलर से, अगर आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2, ऐसे भी आ जाता, ठीक। तो अब यहां पर आंसर कितना आ रहा है, अब शुगर 5 लोगों के लिए शुगर कितनी लगेगी 5 स्पून, ठीक है, 5 स्पून उसको शुगर लेनी होगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आओ, अब क्या लिया उसने, चाय की पत्ती, टी लीव्स, ओके, सो यहां पे आ जाइए, यहां फिर से वही है क्या, नंबर ऑफ पर्सन्स को हम लोग दिखाएंगे किससे, वेरिएबल एक्स से, और यहां हम दिखाएंगे किसको, टी लीव्स, ठीक है, चाय की पत्ती है ना, टी लीव्स, टी लीव्स को हम कैसे दिखाएंगे, इसका यूनिट क्या है, नंबर ऑफ स्पून, नंबर ऑफ स्पून है ना, 1, भाई यूनिट क्या है, किलोग्राम में थोड़ा ना मेजर कर रहा है, स्पून में है ना, कितने चम्मच चाय पत्ती ली वो, तो इसको वेरिएबल वाई से दिखाएंगे। अब देखो बच्चों, पहले 2 लोग थे, जब 2 लोग थे यानी कि रोहन, मोहन और उसकी बहन, तो 1 स्पून ऑफ टी लीफ लगता था, यानी कि 1 चम्मच चाय की पत्ती लगती थी, तो यहां 1 लिखेंगे 2 लोग के लिए, 1 स्पून ऑफ टी लीव्स, तो 5 लोगों के लिए कितना होगा ये हमको बताना है, यहां पर भी वही कर देंगे, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका क्या x2, ये हो गया आपका क्या y1, और ये हो गया आपका y2, ये लीजिए, ठीक, निकाल लें, चलो फॉर्मूला तो ये लगेगा x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, ठीक, x1 कितना रखोगे इस बार 2 अपॉन में y1 कितना रखोगे 1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन x2 कितना रखोगे 5, है ना, और y2 कितना रखोगे, y2 नहीं पता, तो y2 को हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 इंटू y2, सही है, यहां सॉल्व करके दिखाता हूं आपको,
क्या हो जाएगा चेक कर लेना, 2 इंटू वाई टू, सो 2 इंटू वाई टू इज इक्वल्स टू लगा देंगे तुरंत, दिस इंटू दिस तुरंत इक्वल टू लगाओ, फिर दिस इंटू दिस, यानी कि 1 इंटू 5, या आप इसको 5 इंटू 1 भी लिख सकते थे। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि वाई टू इज इक्वल्स टू 1 इंटू 5 अपॉन में 2। अब बताओ ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 5 अपॉन में 2। अब 5 अपॉन 2 क्या होता है, या तो आप इसको 2.5 लिख सकते हो, या तो 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5, इतना तो पता होगा ना भाई, 0.5 का मतलब हाफ होता है ना, तो 2 को तो ऐसे ही लिख दिया, 0.5 को हाफ, हाफ को मैथ्स में कैसे लिखते हैं 1/2 से, ठीक, तो 2.5, तो इस बार 2.5 या 2.5 भी लिख सकते थे आप, 2.5 स्पून्स टी लीफ लगेगी 5 लोगों के लिए। नाउ अब नेक्स्ट क्या किया बच्चों उसने, चेक कर लो आराम से, नोट कर लो, चेक कर लो आराम से, नोट कर लो, चेक कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट देखो, फाइनली उसने क्या यूज किया, मिल्क यूज किया, ठीक है ना। तो यहां पर हमने लिखा मिल्क के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं आप, नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे बच्चों, नंबर ऑफ पर्सन को हमने एक्स से दिखाया था, और यहां पर अब हम मिल्क यूज कर रहे हैं ना, मिल्क को अब हम मिल्क इन लीटर मिली लीटर्स है ना, मिल्क इन एमएल, और मिल्क को हम वेरिएबल वाई से दिखा रहे हैं, ठीक। सुनो, पहले 2 लोग थे तो कितना मिल्क लगता था 50 ml, ये देखिए 2 लोगों के लिए 50 ml, अब 5 लोगों के लिए कितना दूध लगेगा ये हमको बताना है, यानी कि y2 का वैल्यू हमको निकालना है। वही बातें हैं सारी पुरानी, ये x1 हो गया, ये हो गया आपका x2, ठीक, ये हो गया आपका क्या y1 और y2 आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, फॉर्मूला आपका यही लगेगा क्या, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 कितना है 2, तो x1 की जगह हमने 2 रखा, y1 की जगह हमने कितना रखा 50 रखा, इज इक्वल्स टू बच्चों x2 कितना है आपका 5 है, और y2 कितना है, y2 आपको निकालना है, ये लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 इंटू वाई टू, सो 2 इंटू वाई टू इज इक्वल्स टू 50 इंटू 5 करो या 5 इंटू 50 करो, बात क्या है सेम है, 5 इंटू 50 इंटू 5, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, तो y2 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 5, ओके, और ये 2 इधर जाके डिवाइड करेगा, सो 2 1 जा 2 और 2 इंटू 25 50 होता है। अब 25 इंटू 5 है ना, कितना आ जाएगा आंसर, y2 इज इक्वल्स टू बच्चों चेक कर लीजिए 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2 12, 125 मिलीलीटर मिल्क अब हमारा लगेगा। तो येलो कलर से मैं आंसर कर देता हूं, ठीक है ना। जब 5 लोग आ जाएंगे तो दूध कितना लगेगा बच्चों 125 मिलीलीटर, ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब देखिए आप अपने एनसीईआरटी में आओगे है ना, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है लास्ट में, ये देखिए यहाँ पर आप आ जाओ, कहाँ गया भाई इनकी प्रॉब्लम, मोहन और रोहन वाली जो भी है प्रॉब्लम इनकी, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए बच्चों 5 लोगों के लिए पानी कितना लग रहा है 750 ml, यही मैंने निकाला है। 5 लोगों के लिए शुगर कितना लग रहा है 5 स्पून, और 5 लोगों के लिए चाय की पत्ती कितनी लग रही है 2.5 ओके स्पून, और दूध कितना लग रहा है 125 ml, ये आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है, ठीक। तो ये प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व कर दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप आ जाइए मेरे साथ एनसीईआरटी की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो ये मोहन वाली प्रॉब्लम हो गई, ठीक। अब इसके पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेते हैं, नहीं ये डेफिनेशन थी, मोहन वाली प्रॉब्लम है ये, और यहाँ पे आ जाओ, अब ये पेट्रोल वाली प्रॉब्लम जो कि मैं आपको पहले भी करके दिखा चुका हूँ, फिर भी अब अगर आपको फॉर्मूले से सर करना हो सर तो कोई दिक्कत नहीं है सर, ध्यान से चेक करिए, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1 थोड़ी देर के लिए, तो ये हो जाएगा आपका x2, तो y2 आपको निकालना है, ठीक, तो निकाल लीजिए, क्या लगाओगे आप x1 अपॉन, मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना कैसे करना है, टेंशन क्या है, टेंशन कुछ भी नहीं भाई, चेक करो, देखो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2, ये लीजिए x1 कितना है 4, तो x1 की जगह आप क्या रखोगे 4, अपॉन में y1 की जगह आप क्या रखोगे 60, ओके, इज इक्वल्स टू x2 की जगह रखोगे आप 8, अपॉन में y2 की जगह रखोगे आप y2, सही है। सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी सिखाया था, इसको इससे, यानी कि 4 इंटू y2 इज इक्वल्स टू बच्चों 8 इंटू 60, तो 8 इंटू 60, और यहां से आप y2 निकालोगे तो y2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 इंटू 60, और देखो 4 मल्टीप्लाई था तो इधर आके डिवाइड कर देगा, सही है। तो अब इसको कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 इंटू 15 कितना होता है 60 होता है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा बच्चों कितना 120, 8 इंटू 15 करो कितना आ जाएगा 8 5 44, ठीक है, या 15 इंटू 8 कितना होता है 120, डायरेक्ट कर लो आप, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर आ गया कितना आंसर, यहाँ हमको फिल करना होगा कितना 120, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद बच्चों, ठीक, अब आगे की प्रॉब्लम, इतना कर लो पहले, इतना कर लो, इतना कर लो, कर लो, ठीक, कर लो भाई कर लो। अब मान लो ये क्या है x3 है ना, और ये क्या है y3, x3 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू y3,
ये हो गया x4 और ये हो गया y4 आपको निकालना है। लो, ये हो गया x5 और ये हो गया y5 आपको निकालना है। ठीक, ये हो गया x6 और यहाँ पे हो गया y6 आपको निकालना है। सही है, ओके। नाउ अब आ जाओ, अब क्या लगेगा यहां से बताओ। x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, अब क्या निकालना है यहाँ पे आ रहे हो ना, तो x4 अपॉन y4 कर दो भाई, मर्जी आपकी। x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4 कर दो, जैसे निकालना है वैसे निकाल लो, है ना। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x4 अपॉन y4 कर दो। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ में नहीं आ रहे भाई, आप ऐसे कर लो ना, x3 अपॉन y3, बस एक अननोन होना चाहिए, x3 पता है, y3 पता है, x4 पता है, y4 नहीं पता। तो x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू क्या कर दोगे आप, x4 अपॉन y4 कर दो। लो, मैं दोनों से निकाल के दिखा दूंगा, आंसर आपका सेम आएगा, है ना। देखो x1 अपॉन y1, x1 कितना है 4, x1 की जगह 4 अपॉन में y1 कितना है, y1 60 इज इक्वल्स टू x4 कितना है, x4 है 15 और y4 कितना है, y4 आपको निकालना है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 इंटू y4, तो 4 इंटू y4 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 15। ठीक, 4 जाके उधर डिवाइड कर देगा तो y4 कितना आ जाएगा, y4 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 15 अपॉन में 4 आके इधर डिवाइड करेगा, 4 वन ज़ा 4 इंटू 15 60 होता है, तो y4 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 15 कितना होता है, 25 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नाउ अगर आपको यहाँ से करना था भाई, आप यहाँ से कर लो, क्या दिक्कत है। x3 कितना है, x3 12 है। ठीक, y3 कितना है 180 है, इज इक्वल्स टू x4 कितना है 15 है। ठीक, और y4 को y4 रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, क्या आ जाएगा 12 इंटू y4 इज इक्वल्स टू 180, है ना, इंटू 15। ये लीजिए 12 जाके तो डिवाइड लगाएगा तो y4 कितना आ जाएगा, y4 इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 180 इंटू 15, है ना, और 12 जाके उधर डिवाइड लगाएगा तो डिवाइडेड बाय 12, सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ध्यान चेक करो, 6 से जाएगा 6 2 ज़ा, है ना, 6 3 ज़ा और यहाँ जाएगा 0, सो 2 1 ज़ा और 2 15। अब देखो 15 इंटू 15 कितना होता है 225, तो फिर से y4 कितना आ गया बताओ, 225 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो चाहे जैसे निकालो आप, आपका आंसर वही आएगा। तो y4 कितना आ गया 225। ठीक, बस अब मैं y5 और y6 को आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब देखो, अब मैं दो तरीके से नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो क्या किया मैंने, नेक्स्ट x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू, अब मैं कर रहा हूँ x5 अपॉन y5 वैल्यू रखो। x1 कितना है, x1 4 है अपॉन में, अब आप चाहे जैसे कर लो भाई, x4 अपॉन y4 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5 कर लो। ठीक है ना, तो मैं यहीं से कर देना, x1 अपॉन y1, x1 4, y1 कितना है 60 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5, x5 कितना है 20, ओके, और y5 ही रहेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू y5, है ना, इसको इससे करेंगे 4 इंटू y5, फिर इक्वल टू लगा के इसको इससे करेंगे, यानी कि 60 इंटू 20। ठीक, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा। ठीक, तो y5 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 इंटू 20 और 4 आके इधर डिवाइड करेगा, सही है। अब 4 1 ज़ा 4 और 4 इंटू 15 कितना होता है 60, तो y5 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 2 30 और ये वाला 0, लो 300, तो y5 कितना आ गया बच्चों आपका 300। ठीक, कर लीजिए। अब मैं आपको y6 निकाल के दिखाता हूँ, y6 निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, तो y6 मैं कैसे निकालूंगा बच्चों, ध्यान से चेक करो, x1 अपॉन y1, ओके, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या कर दिया मैंने यहाँ पर x6 अपॉन y6 कर दिया। ठीक है, x1 कितना है स्टूडेंट्स, x1 है आपका 4 और y1 कितना है, y1 है 60 इज इक्वल्स टू x6 अपॉन y6, x6 कितना है 25, y6 कितना है y6 है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू y6 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 25, सही है। अब 4 जाके उधर डिवाइड करेगा तो y6 इज इक्वल्स टू, अब देखो y6 लिखने, ये y5 y6 ये सब ना सब्सक्रिप्ट लगे रहते हैं, नीचे नंबर लिखे रहते हैं, उसकी टेंशन मतलब उसका नाम है बेचारे का, जैसा आपका रोल नंबर है क्लास में, रोल नंबर आपका 6 है ना क्लास में, कितना है 26 जो भी है तो y6 बेचारे का नाम है भाई। ठीक है, तो 60 इंटू 25 अपॉन में 4 1 ज़ा और ये 15 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 इंटू 25। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, 15 इंटू 25, ठीक है 375, ओके, कितना आ रहा है 375, अरे भाई चल जा। ठीक, 375। हालांकि ये सारे आंसर्स मैंने आपको पहले ही बता रखे थे, लेकिन अब मैं सही से करके बता रहा हूँ जैसे एग्जाम में आपको करना है।
ठीक है ना, वो तो मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग बताया था। ये टेबल हमने फिल कर दी, ठीक है। चलो और कोई टेबल बची भाई, और कोई टेबल बची, ये वाली टेबल बची, ठीक। तो इस टेबल को फटाफट फिल कर लो, क्या दिक्कत है बताओ। ये x1 है, ठीक, और ये y1 है, ठीक है। ये आपका x2 है और ये क्या है, y2 है ना। बाजार में शुगर लेने गए, शुगर वाला केस ना बता दिया था, 1 किलोग्राम लिया 36 पे करना पड़ेगा, 3 किलोग्राम लोगे 108 पे करना पड़ेगा, 5 किलोग्राम लोगे 180 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ऐसा चल रहा है। तो 6 किलोग्राम खरीद के लाओगे कितना पे करना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको निकालना है। ये हो गया x3 और ये हो गया कितना y3, ये हो गया x4 और y4 आपको निकालना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका, ये आपकी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है टेबल, देख लेना है ना। x5 और हमें क्या निकालना है y5, और ये दिया हुआ है क्या x6 और हमें निकालना है y6। ओके, तो कर लेते हैं, यहीं से करना स्टार्ट कर देते हैं। चलो यहीं से कर लेते हैं। x3 अपॉन y3 इज इक्वल्स टू x4, y4 नहीं पता है ना, तो अपॉन में y4। अब वैल्यू रख दो भाई, किसी को भी किसी के भी साथ ले सकते हो, कल कई बार बता चुका है। x3 कितना है 5, x3 कितना है 5 अपॉन y3 कितना है 180 इज इक्वल्स टू x4 कितना है 6 अपॉन y4 कितना है नहीं पता, तो छोड़ देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 इंटू y4, तो 5 इंटू y4 इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, है ना। यानी कि 180 इंटू 6, अब 5 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो y4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 180 इंटू 6 डिवाइडेड बाय ये 5 आके इधर डिवाइड करेगा, सही है। अब सॉल्व कर लीजिए, 5 1 5, 5 3 15, 3 जाएगा, 5 6 30, क्या मैं सही हूँ, यस सर सही। तो 5 3 15 3, है ना, 5 6 30, यस सर सही हो। नाउ स्टूडेंट्स y4 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 6, करेक्ट। सॉल्व कर लीजिए, 6 6 कितना होता है, यहाँ आप सॉल्व कर लेते हैं भाई। 6 6 36 और 3 जाएगा, 3 6 3 18 प्लस 3 लीजिए, कितना आ गया 216 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों y4 का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ फिल कर देंगे 216। कहने का मतलब है 6 किलोग्राम शुगर लेने जाओगे तो आपको 216 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब नोट कर लीजिए पहले इतना। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं, y5 फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो y5 अगर आप फाइंड करोगे तो x4 अपॉन y4 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5 भी कर सकते हो, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x5 अपॉन y5 कैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। आसान क्या पड़ेगा, यहाँ से आसान पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू क्या कर दिया x5 अपॉन y5, यहाँ से कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी और कोई बात है नहीं। x1 की जगह आप क्या रखोगे 1 और y1 की जगह आप क्या रखोगे 36 इज इक्वल्स टू x5 की जगह आप क्या रखोगे 8 अपॉन में y5 की जगह आप y5 रखोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 1 इंटू y5, तो 1 इंटू y5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 8, 36 इंटू 8, करेक्ट। नाउ 1 इंटू y5 कितना होता है y5, भाई 1 को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा ना, तो 1 इंटू x होता है 1 इंटू y5 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 8, 8 6 कितना होता है 48, 4 8 3 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 नहीं 8 3 24, 24 प्लस 4 कितना होता है 24 प्लस 4 28 होता है, यानी कि 288 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से y5 कितना आ गया 288। ओके, बस इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, कहने का मतलब है जब आप 8 किलोग्राम शुगर लेने जाओगे तो आपको ₹288 पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब चलो एक डिफिकल्ट सिचुएशन से भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे y6 निकालना है तो x5 अपॉन, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होगी लेकिन फिर भी आप ऐसे भी कर सकते हो, x5 अपॉन y5 इज इक्वल्स टू x6 अपॉन y6। ओके, वैल्यू रखो, x5 कितना है 8 और y5 कितना है 288, है ना, इज इक्वल्स टू x6, x6 कितना है 10 और y6 कितना है, y6 को हम y6 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 8 इंटू y6, ओके 8 इंटू y6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 288 इंटू 10, यानी कि 288 इंटू 10, ठीक। अब 8 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा तो y6 इज इक्वल्स टू 288 इंटू 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, और 8 1 8 होता है, 288 को 8 से डिवाइड करोगे हो जाएगा, 8 3 24, 4 जाएगा, 8 6 ठीक है। तो कितना आ गया y6 इज इक्वल्स टू 36 इंटू 10 कितना होता है 360, जिसको डिवाइड नहीं करना आता डायरेक्ट 288 को रफ वर्क में डिवाइड करो, क्वोशिएंट कितना मिलेगा 36, रिमाइंडर 0, ठीक। 36 इंटू 10 360, यानी कि बच्चों आप मार्केट में 10 किलोग्राम शुगर लेने जाओगे तो आपको ₹360 पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस टेबल को हमने फिल कर दिया, ठीक है। आप चाहते ऐसे भी कर सकते थे, x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x6 अपॉन y6, वो आपको ईजी पड़ता, ठीक है ना। अच्छा चलो, और कोई टेबल तो नहीं बची एनसीईआरटी की, नहीं। अब सुनो, अब एक फाइनल टॉपिक हमको पढ़ना है आज की क्लास में,
ठीक है, वो टॉपिक क्या है यहाँ पे आ जाइए, एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी कहता है, यहाँ पे आ जाइए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ठीक है। ये डू दिस वाला प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे, इसकी आप टेंशन मत लो। यहाँ पे आओ, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि वेरिएबल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर टू वेरिएबल्स हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करें, है ना, जरूरी नहीं कि वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करें। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि देखो, जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं एज का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, एज का एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पर नहीं दिया हुआ एज का, एज का कहीं एग्जांपल दिया होगा, एज का एग्जांपल कहाँ है भाई, हाँ ये देखिए, ये वाला भी हम एज का एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल में कराएंगे, लेकिन आप ये समझो जरा कि अगर ये देखिए, जब दो लोगों की एज इंक्रीज होती है बच्चों, ठीक है ना, अब जैसे हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मान लो समझ लो ये मदर है, ठीक है, ये मम्मी है, किसी बच्चे की मम्मी है, और ये बेटा है, ठीक है, ये उसका सन है, ठीक। अब मदर की एज है बच्चों, मान लो मदर की एज कितनी है 30 ईयर्स, तो उसके बेटे की एज है कितनी 5 ईयर्स। ओके, अब देखो, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर, आज के 5 साल के बाद, ठीक है, या हमने बोला आज के 7 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या 7 साल के बाद, ठीक, या इसके बेटे को ना 4 साल का कर लो, रुक जाओ, इसका बेटा है 4 साल का, 4 ईयर्स का, ये एज चल रही है ईयर्स में, ठीक है। ओके, आज के 4 साल के बाद बताओ मदर कितने की हो जाएंगी भाई, आपकी जो एज है उसमें 4 ऐड कर दोगे, तो आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक, आफ्टर 4 ईयर्स इसकी मदर हो जाएगी 34, नहीं 30, आफ्टर 5 ईयर्स कर लो, इसकी मदर हो जाएगी 35 ईयर्स की, भाई 30 में 5 ऐड करोगे 35 ईयर्स की इसकी मदर हो जाएगी। बेटा कितने का हो जाएगा, बेटा आज 4 ईयर्स का है और 5 साल के बाद हो जाएगा 9 ईयर्स का, 4 + 5 9, ठीक, ठीक है। अब समझो, अब आज के 5 साल के बाद मदर हो जाएगी 40 ईयर्स की, और बेटा हो जाएगा कितना, बेटा हो जाएगा 9 + 5 कितना होता है 14, भाई 5-5 साल ऐड करते होगे ना, 5 साल का गैप रख रहे हो 14। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ठीक, ये हो गया आपका x2, और ये हो गया आपका क्या y2, ये हो गया आपका x3, ये हो गया आपका y3। एक चीज बताऊं, ध्यान सुनो, मदर की एज के बढ़ने के साथ साथ मदर को वेरिएबल x से दिखाया आपने और सन को वेरिएबल y से दिखाया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि x के बढ़ने के साथ साथ, यानी कि मदर की जब एज बढ़ रही है ना, तो बच्चे की भी एज बढ़ रही है, तो दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज तो हो रही है यहां पर, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दोनों क्वांटिटीज यहां इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो ये जरूरी नहीं है। चेक करा देता हूं, ध्यान से चेक कर लो बच्चों, देखो x1/y1 मैंने निकाला जब, भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो तब होंगी ना बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो तब होंगी ना जब हर एक बार x/y क्या आ रहा हो, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा हो, मतलब जितना x1/y1 आ रहा हो उतना ही x2/y2 आ रहा हो, उतना ही x3/y3 आ रहा हो, उतना ही x4/y4 आ रहा हो, सही है ना। चेक करो, x1/y1, x1 कितना है 30, ठीक, y1 कितना है 4, निकाल लो, 2 2 जा और 2 15, कितना आ रहा है रेशियो 15:2 आ रहा है, ठीक, यानी कि 15/2। अब y1/y2 सॉरी x2/y2 निकालो, x2/y2 निकालो, x2 कितना है 35, है ना, और x2 कितना है, y2 कितना है 9, चेक कर लो x2/y2। अब बताओ x2/y2 कितना आ रहा है 35/9, ये तो कटेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो क्लियरली यहां से आप इस एग्जांपल से देख सकते हो क्लियरली, x1/y1 इज नॉट इक्वल्स टू x2/y2, सही है ना, चेक कर लो, क्योंकि x1/y1 15/2 आ रहा था, x2/y2 कितना आ रहा है 35/9, दोनों तो अलग अलग आ रहे हैं, सेम तो आ नहीं रहे, ठीक है ना। हेंस हम बोलेंगे, हेंस x/y इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, दो क्वांटिटीज अगर इंक्रीज कर रही होंगी, भाई इंक्रीज तो मदर की एज और सन की एज दोनों कर रही हैं, ठीक है ना, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से नहीं इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है ना, सेम प्रोपोर्शन से नहीं इंक्रीज कर रही हैं, करेक्ट बात समझ जाना। तो इसका मतलब ये है कि दो क्वांटिटीज अगर इंक्रीज कर रही हों तो जरूरी नहीं है कि वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से दो क्वांटिटीज अगर डिक्रीज कर रही हो तो जरूरी नहीं है कि वो सेम
रेशियो में सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज कर रही हूँ, यानी कि दो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही हैं, तो जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन दिखाएं। ओके, यही बात आपकी किताब में यहाँ लिखी है, कुछ बातें पढ़ लीजिए, ये आप नोट लगा लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दस द वेरिएबल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट। जो क्वांटिटीज आपस में बढ़ रही है, यानी कि एक बढ़ रही दूसरी बढ़ रही, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन शो करें, ठीक है। वो डायरेक्ट वेरिएशन जरूरी नहीं कि शो करें, डायरेक्ट वेरिएशन तभी शो करेंगे जब एक्स अपॉन वाई हमेशा कांस्टेंट होगा, बट नहीं हो रहा है, जैसे कि एज वाले प्रॉब्लम होते हैं। कौन से प्रॉब्लम होते हैं? एज वाली प्रॉब्लम में। नेक्स्ट होता है फिजिकल चेंजेस इन द ह्यूमन बीइंग अकर विद टाइम, नॉट नीड नेसेसरली इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो। ओके, मतलब ठीक है, अब आपकी बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हमारी हाइट हो गई, ठीक है, हमारे बालों का बढ़ना हो गया, ठीक है, तो उसको हम किसी और से अगर कंपेयर करें, हम अपनी अगर एज के साथ कंपेयर करें, अपने बालों के बढ़ने को अगर हम अपनी एज के साथ कंपेयर करें, या हम अपनी हाइट को अपनी एज के साथ कंपेयर करें, ठीक है ना, तो हमारी हाइट और हमारा वेट अगर हम कंपेयर करें, हाइट और वेट का चलो एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारा हाइट और वेट जो है वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, हाइट के बढ़ने के साथ साथ वेट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, लेकिन क्या उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा? ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, यही बात लिखी किताब में, पढ़ लीजिए। चेंज इन वेट एंड हाइट among individuals are not in any known proportions and there is no direct relationship or ratio between the height of a tree and the, हाँ अब देखो ये दिया हुआ है ना, height of a tree। अब कोई पेड़ बहुत लंबा है, फिर उससे लंबा है, ठीक है, तो पेड़ की लंबाई और उसमें अवेलेबल जो नंबर ऑफ लीव्स हैं, पत्तियां जो हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होती है। ऐसा नहीं कि पेड़ की लंबाई अगर 2 गुना है तो लीव्स भी उसमें 2 टाइम्स हो जाएंगी, समझे ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। कह रहा है कि थिंक ऑफ सम मोर सिमिलर एग्जाम्पल, ऐसा आप भी सोचो, ठीक है। जैसे कि बसेस जा रही हैं, एक बस जा रही तो उसमें कुछ बच्चे हैं, 2 बस जा रही हैं तो उसमें कुछ बच्चे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना कि जो बसेस जा रही हैं उनका बच्चों के नंबर्स के साथ, मतलब जो नंबर ऑफ बसेस हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बस में है 50 बच्चे, ठीक, और 2 बस जब जा रही तो आप बोलोगे 100, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि अगर बस 2 टाइम्स हो गई, नंबर ऑफ बस 2 टाइम्स हो गई तो बच्चे भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। क्या बता रहा हूं मैं, एक बस जा रही थी, अब इसमें 50 बच्चे हैं, अब आप बोलोगे सर 2 बस जा रही है ना सर, तो सर बस 2 टाइम्स हो गई तो बच्चे भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि 50 + 50 100। भैया जरूरी थोड़ी ना है, क्या पता इसमें 40 बच्चा बैठा हो। अब बताओ बस 2 टाइम, नंबर ऑफ बसेस 2 टाइम्स हो गए लेकिन बच्चे 2 टाइम्स नहीं हुए। क्या पता इसमें 25 ही बच्चे बैठे हो, तो 25 + 50 75 ही तो होगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो डू दिस वाला प्रॉब्लम है जो कि पेज नंबर 203 पे दिया हुआ है, उसका वीडियो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।